बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है नेशनल इनकम एंड इट्स कंसेप्ट। ये नेशनल इनकम जो है ये असल में मैक्रो इकनॉमिक्स का टॉपिक है। आप लोगों को पता है कि मैक्रो इकनॉमिक्स का मतलब ये है कि इसमें हम इकानमी को एज अ होल स्टडी करते हैं, या मतलब ये है कि हम इकानमी को इन एग्रीगेट्स में स्टडी करते हैं। इसमें हम एक शख्स की इनकम को स्टडी नहीं करेंगे बल्कि पूरे नेशन की इनकम को स्टडी करेंगे। हमारे पास जितने पिक्चर ऑफ प्रोडक्शन हैं, उसके जितने भी रिवॉर्ड्स हैं, तो उसको हम आपस में प्लस करके उससे हमें नेशनल इनकम हासिल होती है। तो इसमें हम जो नेशनल इनकम की और कंसेप्ट है, जैसे जीएनपी है, जीडीपी है, एनएनपी है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये उसके चंद कंसेप्ट है, जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, इसको हम सिंपली जीएनपी लिखते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट या एनएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, नेशनल इनकम एट पिक्चर प्राइस, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, ये सारे इसके कंसेप्ट है। इसको हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नेशनल इनकम का फर्स्ट कंसेप्ट है, इसको हम सिंपली जीएनपी भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, उसकी हम मार्केट वैल्यू लेंगे जो किसी मुल्क के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और उसके लिए जो प्योर ड्यूरेशन है वो 1 ईयर है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो टाइम डायमेंशन है वो मेंशन है वो 1 ईयर है। मतलब ये है कि हम पर यूनिट ऑफ टाइम प्रोडक्शन देखते हैं। तो ऐसी कंसेप्ट को हम फ्लो कंसेप्ट कहते हैं। मतलब ये है कि इसमें हम जो प्रोडक्शन देखते हैं वो पर यूनिट ऑफ टाइम है। मतलब ये है यहाँ हम पर ईयर देखते हैं। ठीक है। इसमें दूसरे जो इस डिफिनीशन में और जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये है कि हम जीएनपी को उस वक्त सही कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हमारे पास फाइनल हो। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, तब हमारे पास जीएनपी आएगी। अगर ये प्राइमरी गुड्स हो या इंटरमीडिएट गुड्स हो तो उससे हम जीएनपी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें ओवर एस्टिमेशन आ जाएगा। ठीक है। इसमें एक मेन पॉइंट ये है कि जो जीएनपी प्रोड्यूस होती है वो किसी मुल्क की सिटीज़न उसको प्रोड्यूस करते हैं। परस करें हम पाकिस्तान की एग्जांपल ले रहे हैं कि पाकिस्तान के जितने भी सिटीज़न हैं, अगर वो कोई प्रोडक्शन करते हैं तो उस सारे प्रोडक्शन की मार्केट वैल्यू को हम जीएनपी कहेंगे। सिटीज़न का मतलब ये है कि पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान में हो या यही पाकिस्तानी अगर दूसरे मुल्क में हो, चूँकि वो पाकिस्तान की नेशन है, तो अगर वो पाकिस्तान में प्रोडक्शन करे या पाकिस्तान से बाहर ममालिक में, परस करे चाइना में, सऊदी अरब में, दुबई में, अमेरिका में, वहाँ प्रोडक्शन करी, तो उनकी इनकम हमारे पाकिस्तान की जीएनपी में शामिल होगी और उस मुल्क की जीएनपी में उसको हम शामिल नहीं करेंगे। ठीक है। उसकी इनकम हमारे जीएनपी में शामिल होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो सिटीज़न जो पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है, या पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिकों में प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ वो अपने मुल्क को इनकम बेचते हैं, तो उसकी जो इनकम है, जो रेमिटेंस है, उसको भी हम पाकिस्तान की जीएनपी में शामिल करेंगे। इसको हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, सेकंड कंसेप्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हम सिंपली जीडीपी लिखते हैं। ठीक है। डोमेस्टिक का मतलब है कि वो कमोडिटी जो मुल्क के अंदर प्रोड्यूस हो जाए, वह वो पाकिस्तान के सिटीज़न हो या पाकिस्तान के सिटीज़न ना हो, लेकिन
एक मुल्क की बाउंड्री के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन होती हैं उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में शामिल करेंगे। ठीक है, इसकी डिफिनीशन ये है कि ये भी मार्केट वैल्यू है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, प्रोड्यूस पर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यह पीरियड जो है वो मेंशन है। बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लोकेटेड विद इन अ कंट्री। इसका मतलब ये है कि जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसी मुल्क में डोमेस्टिकली प्रोडक्शन कर रहे हो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसी भी मुल्क के हो, मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान के सिटीज़न हो या ये किसी और मुल्क के सिटीज़न हो, लेकिन ये पाकिस्तान में इसकी बाउंड्री के अंदर डोमेस्टिकली प्रोडक्शन कर रहा हो, तो हम इसकी इनकम को पाकिस्तान की जीडीपी में शामिल करेंगे। और वो लोग जो पाकिस्तानी हो लेकिन पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में प्रोडक्शन कर रहा हो और वहाँ वो उसको इनकम कमा रहे हो, तो उसकी इनकम को हम पाकिस्तान की जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर है वह वो किसी भी नेशन का हो, मतलब यह है कि वो चाइनीज़ हो, यूएसए का हो, जिस मुल्क का भी हो, लेकिन वो पाकिस्तान के बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन कर रहा हो, तो उसकी इनकम को हम पाकिस्तान की जीडीपी में शामिल करेंगे, लेकिन उसकी इनकम हम पाकिस्तान की जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे जो पाकिस्तान का नेशन नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान का सिटीज़न नहीं है। तो इस वजह से वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हों और वो वहाँ प्रोडक्शन कर रहे हों, तो उसकी प्रोडक्शन या उसकी इनकम को हम पाकिस्तान की जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे, अलबत्ता जीडीपी में शामिल करेंगे। तो ये जीडीपी और जीडीपी में एक डिफरेंस भी है कि हम किस तरह की इनकम को किसी मुल्क की जीडीपी में या उसकी जीडीपी में हम शामिल करेंगे। नेशनल इनकम का एक कंसेप्ट है एनएनपी। एनएनपी का मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट ये है नेट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, अब हम एनएनपी को किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो उसका आसान फार्मूला है, वो ये है कि हम जीएनपी से डिप्रिसिएशन अलाउंस माइनस करेंगे, तो यह हमारे पास आएगा एनएनपी। ठीक है, अब डिप्रिसिएशन अलाउंस क्या है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को पता है कि जितने भी मशीनरी प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती हैं तो उसमें वेयर एंड टेयर होता है, मतलब ये है कि उसके इस्तेमाल के साथ साथ उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती है, वो सेकंड हैंड कमोडिटी बन जाती है। अब उसकी वो वैल्यू नहीं है जो वैल्यू इसकी पहली थी। ठीक है ना, तो जो एक्सपर्ट है वो इस मशीनरी की एक लाइफ जो एक्सपेक्टेशन है उसको कंसिडर करते हैं कि परस करे वो कहते हैं कि ये कमोडिटी 10 ईयर के लिए ये चलेगी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर इसकी जो वैल्यू है वो परस करे 100 रुपये इसकी कीमत है और ये 10 ईयर के लिए ये चलेगी, तो इसका मतलब ये है कि इससे हमारे पास आ गया जो वैल्यू है वो 10। ये 10 असल में क्या है, फर्स्ट वैल्यू ऑफ जो कैपिटल गुड है उसकी वैल्यू है, और जो नीचे है ये है एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड लाइफ वैल्यू। तो हम इस जो मशीनरी है जो कैपिटल गुड है उसके वैल्यू को हम उसकी लाइफ एक्सपेक्टेशन पर डिवाइड करते हैं। जो वैल्यू हमारे पास बच जाती है ये असल में क्या है, ये है डिप्रिसिएशन अलाउंस। ठीक है, तो इसको हम किस तरह करेंगे, हम इस तरह करेंगे कि हर साल
हम अपनी जो रेवेन्यू है, जो हमारे प्रॉफिट हैं, उससे हम हर साल 10 रुपये एज अ डिप्रिसिएशन अलाउंस रखेंगे। मतलब ये है कि इसको हम कैपिटल इंटेक के लिए रखते हैं कि अगर हमारी कैपिटल गुड एक्सपायर हो जाती है या उसकी वैल्यू जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, तो हमारे पास 10 साल बाद 100 रुपये जमा होंगी और उस 100 रुपये से हम ये करेंगे कि इस पुराने वाले मशीनरी को हम नई मशीनरी से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अगर काम करते हो तो ठीक है, अगर काम ना करे तो हम इसको रिप्लेस करेंगे। ये लाइफ एक्सपेक्टेशन की वैल्यू जो है ये एस्टिमेटेड होता है। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, कोई जो फिक्स वैल्यू हम नहीं बता सकते। जो एक्सपर्ट है, जो इकोनॉमिस्ट है, इसकी फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते, क्योंकि हो सकता है कि ये कैपिटल गुड एक दिन के लिए चले या हो सकता है कि ये 50 साल के लिए भी काम करे और इसकी प्रोडक्शन की सलाहियत जो है वो उसमें भी इतनी ज़्यादा कमी ना आए। तो हम क्या करेंगे कि NNP को फाइंड आउट करने के लिए हम GNP से डिप्रिसिएशन अलाउंस को माइनस करेंगे, तो हमारे पास NNP की वैल्यू आ जाएगी। ये था इसका थर्ड कंसेप्ट। अच्छा, एक है नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। ये इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि हम इसको किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट प्राइस का मतलब ये है कि मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइन एंड गुड्स एंड सर्विसेज। ये आप जहन में रखिए कि मार्केट प्राइस का मतलब है कि मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइन एंड गुड्स एंड सर्विसेज। जिस तरह हम GNP GDP लिखते हैं, ठीक है, तो उसको हम अगर मार्केट प्राइस से, मार्केट वैल्यू से फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास आ जाएंगे नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। इसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस दैट विल बी इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ माइनिंग प्रोडक्ट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ सर्विस। इन तमाम को हम आपस में प्लस करके हमारे पास जो वैल्यू आएंगी वो होगा मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइन एंड गुड्स एंड सर्विस, मतलब GNP हो जाएगा। तो GNP यहाँ इसको हम नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस हम इसको इस तरह देखेंगे। मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आप राइस ले लें, वीट ले लें, उसके मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करें। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, मतलब कंप्यूटर है, मोबाइल है, TV वगैरह है, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, इसके मार्केट वैल्यू फाइंड करें। जो माइनिंग है, गैस है, कोयला है वगैरह, इसकी मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करें। जो सर्विसेज है, डॉक्टर की सर्विस है, प्रोफेसर की सर्विसेज है, इसकी आप मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करें। इन सब को आप अगर प्लस करेंगे तो इनसे जो नेशनल इनकम आएगी वो उसको हम कहेंगे नेशनल इनकम एट पिक्टर प्राइस। और एक कंसेप्ट है नेशनल इनकम एट पिक्टर कास्ट। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसका मतलब है कि जो पिक्टर कास्ट है, पिक्टर कास्ट मतलब है पिक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उस पिक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जितनी कास्ट है, जितनी प्राइस है, पिक्टर प्राइस जितनी भी है, मतलब यह है कि जो पिक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके जो रिवार्ड्स है, उस रिवार्ड को हम आपस में प्लस करके उनसे हम नेशनल इनकम एट पिक्टर कास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, नेशनल इनकम एट पिक्टर कास्ट इज इक्वल टू रिवॉर्ड्स ऑफ लेबर। ठीक है, इसको हाँ ये किस तरह होता है, वीकली या डेली वेज होता है, मंथली सैलरी होती है, रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल होता है इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। इस तरह रिवॉर्ड ऑफ लैंड ये होता है रेंट की शक्ल में, रिवॉर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर जो है वो प्रॉफिट है। इन तमाम को हम आपस में प्लस करके इससे जो वैल्यू आएंगी उसको हम असल में नेशनल इनकम एट पिक्टर कास्ट या नेशनल इनकम एट पिक्टर प्राइस उसको हम ये कहेंगे। अच्छा, नेशनल इनकम का एक कॉन्सेप्ट ये पर्सनल इनकम है। पर्सनल इनकम का मतलब है कि जितने भी पिक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उस पिक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम है पिक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, उसको हम सम करें। मतलब वेज है, ठीक है, इंटरेस्ट है और रेंट है,
इस तरह प्रॉफिट है, इसको हम प्लस करेंगे तो इनसे हमारे पास इनकम, नेशनल इनकम बन जाएगी। लेकिन ये क्या शो करता है, ये तमाम पेट्रोल प्रोडक्शन की पर्सनल इनकम को शो करता है कुछ हद तक, इसमें और चीज़ें भी इंक्लूड हैं। अच्छा, हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो तमाम इनकम जो इंडिविजुअल को एक 1 ईयर में एक्चुअली रिसीव्ड हो जाए, ठीक है, तो उसको हम पर्सनल इनकम कहेंगे, ठीक है। अलबत्ता ऐसी इनकम, ठीक है, जो डायरेक्टली अर्न नहीं है, ठीक है, किसी इंडिविजुअल को वो इनकम विच इज़ नॉट डायरेक्टली अर्न बट रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो इनकम जो इंडिविजुअल को रिसीव हो जाए लेकिन उसकी अर्निंग के लिए उसने कोई कोशिश नहीं की है, उसकी प्रोडक्शन में, उस इनकम की प्रोडक्शन में उसका कोई रोल नहीं है, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ठीक है। ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब यह है कि वो पेमेंट जो आपको विदाउट एनी सर्विसेज, विदाउट एनी प्रोडक्शन आपको मिल जाए। इस तरह है जो सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स है, ठीक है, या वेलफेयर पेमेंट्स हैं, तो इसके लिए जो पेंशन है, इसके लिए कोई शख्स, कोई इंडिविजुअल उसमें जो डायरेक्ट अर्निंग है उसमें हिस्सा नहीं लेता, लेकिन एक्चुअली उसको यही इनकम उसको रिसीव होते हैं। इसको हम पर्सनल इनकम में, जो इंडिविजुअल है उसके पर्सनल इनकम में हम इसको शामिल करेंगे, ठीक है। और वो इनकम जो कंज्यूमर ने तो अर्न की है लेकिन अभी तक उसको रिसीव नहीं हुई है, ठीक है, वो इनकम जिसको कंज्यूमर ने कमाया है लेकिन अभी तक उसको नहीं मिला है, जैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ठीक है ना, जो कॉरपोरेट है उसकी जो प्रॉफिट है अभी उस डिस्ट्रीब्यूशन उसकी नहीं हुई है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, या कॉरपोरेट रिटर्न इनकम है। तो इस किस्म की इनकम या इस किस्म के प्रॉफिट अभी तक कंज्यूमर को रिसीव नहीं हुई है, तो हम इस किस्म की इनकम को कंज्यूमर की या इंडिविजुअल की पर्सनल इनकम में शामिल नहीं करें। ट्रांसफर पेमेंट को हम शामिल करेंगे, लेकिन जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जो कॉरपोरेट रिटर्न इनकम है, वो इनकम जो कंज्यूमर को अभी तक रिसीव नहीं हुई है, तो इसको हम पर्सनल इनकम में शामिल नहीं करें, चूँकि ये नेशनल इनकम में शामिल होगी, क्योंकि नेशनल इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। जो शामिल नहीं होंगे उसको हम शामिल करेंगे, जो शामिल होती है उसको हम, अगर पर्सनल इनकम को हम फाइंड आउट करें तो उससे हम ये तमाम इनकम माइनस करेंगे जो अभी तक जो इंडिविजुअल है उसको एक्चुअली रिसीव नहीं हुई है। लास्ट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम वो है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि असल में पर्सनल इनकम होता है, लेकिन वो पर्सनल इनकम जो कंज्यूमर को या इंडिविजुअल को एक्चुअली रिसीव हो जाए और वो इंडिविजुअल के डिस्पोजल पर हो कि जितना वो स्पेंड कर सके वो स्पेंड करे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो पर्सनल इनकम जो इंडिविजुअल के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हो और उसको वो जैसी खर्च करना चाहे उसको खर्च करे, तो वो तब पॉसिबल होगा कि जब वो अपनी पर्सनल इनकम में से तमाम जो पर्सनल टैक्सेस है, जो इनकम टैक्स है, कमोडिटी टैक्स है, जितनी भी टैक्सेस है, वो तमाम टैक्सेस उसके पर्सनल इनकम से माइनस हो जाए, तो उसके पास जितनी इनकम बच जाती है अब ये इनकम इसके डिस्पोजल पर है। इसको हम डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उनकी इनकम से जो पर्सनल टैक्सेस है, मतलब इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, विल टैक्स है, वो सारी माइनस हो जाए, तो फिर डीपीआई किसके बराबर होगा कि पर्सनल इनकम माइनस ऑल पर्सनल टैक्सेस। तो अब जब पर्सनल टैक्सेस इस से माइनस हो जाए
तो इस किस्म के इनकम को हम डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको जो इनकम उसके जो पेरोल में उसको जो इनकम मिलता है, तो उस इनकम से जितने भी टैक्सेस होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। उसका जो ग्रास पे होता है उनसे टैक्सेस जो चीज़ें हैं वो माइनस हो जाते हैं, उसको नेट पे मिलता है। तो नेट पे का मतलब हो ये है कि इसको डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम मिलता है। वो नेट पे उसको जब मिल जाए तो वो इनकम वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह खर्च करना चाहे उसको खर्च कर सकता है।